आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने बात किया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ और उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा, जो कांग्रेस में जो दो दल हुए, उदार दल और उग्रवादी दल या नरम दल और गरम दल, उसकी भूमिका क्या रही, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने किस प्रकार और कहां तक अपना योगदान दिया और सफलता अर्जित की। हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण। तो हम 1932 से प्रारंभ करते हैं। 1932 में सबसे पहले सांप्रदायिक पंचांग या कम्युनल अवार्ड, जो मैकडोनल अवार्ड जो था, वो प्रारंभ हुआ। तो हम देखते हैं कि 1907 से, जब से कांग्रेस का विभाजन हुआ, बल्कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद से ही मुस्लिम सांप्रदायिकता का अभ्युदय हो गया। बंगाल का जो पार्टीशन किया था लॉर्ड कर्जन ने, वहाँ से लेकर अगर हम इतिहास को टटोल कर देखें या खोजें तो हमें वहीं पर इसके तत्व मिल जाएंगे। और एट लास्ट ये सांप्रदायिक पंचांग जो था, वो भारत की राजनीति में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या उसके चरण में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण, हमें पाकिस्तान की भूमिका इसमें नज़र आने लगती है। और उसके बाद हम देखें तो 1935 के अधिनियम जो था भारत में, भारत संवैधानिक सुधारों के, उसमें 1935 का अधिनियम जो पारित हुआ, उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पहली बार प्रांतीय स्वशासन की स्थापना की गई, क्योंकि 1919 के सुधारों ने भारतीयों की आशाओं पर पानी फेर दिया था और इन सुधारों में स्वतंत्रता की गंध भी नहीं थी। कांग्रेस ने इन्हें अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशापूर्ण घोषित किया। अतः भारतीय राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जद्दोजहद के लिए उठ खड़े हुए। फलस्वरूप 1919 के सुधारों की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन भेजा। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारतीयों ने इसका तीव्र विरोध किया। फिर भी 1930 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इस रिपोर्ट ने भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने इस रिपोर्ट के विरुद्ध नेहरू रिपोर्ट तैयार की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसकी उपेक्षा कर दी। फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो उठा और भारतीयों के असंतोष में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। इन गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श के आधार पर मार्च 1933 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में भावी सुधारों का एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। श्वेत पत्र के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद ने दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त समिति नियुक्त की, जिसकी रिपोर्ट 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट तथा श्वेत पत्र के प्रस्तावों के आधार पर 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया। इस अधिनियम की कई मुख्य विशेषताएं थी, जो हम अलग से वीडियो में बात करेंगे 1935 के अधिनियम पर। उसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक गंभीर परिवर्तन आता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और भारत को ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में भेज दिया, जबकि 1914 से 18 में होने वाले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी भारतीय सेना को इंग्लैंड की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए भेजा गया था। और भारतीय सेना में जो सैनिक थे, उनकी डिमांड थी कि टर्की का कोई भी विभाजन नहीं किया जाए, चाहे युद्ध का परिणाम कुछ भी हो। और जितने भी हिंदू थे, उनका ये था कि भारत को स्वराज्य और अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाए विश्व युद्ध के बाद। लेकिन ये दोनों बातें फुलफिल नहीं हुई और परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किया और मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन किया। उससे पूर्व कांग्रेस और लीग के अच्छे संबंध थे और दोनों एक बार आपस में साथ हो जाते हैं, एक ही उद्देश्य के लिए दोनों विचार विमर्श करने लगते हैं और उस महत्वपूर्ण पैक्ट को, समझौते को लखनऊ पैक्ट कहते हैं, जिसमें कांग्रेस और लीग एक साथ आ जाती है। अब 1939 के अंतिम दिनों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडलों के पदों से अपना त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद भी भारत की स्वतंत्रता के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिए।
और फिर हम बात करें क्रिप्स मिशन की, तो जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी अपने विरोधी देशों पर शानदार सफलताएं प्राप्त करता जा रहा था, तब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां दिनों दिन गंभीर होती गई। ऐसी गंभीर परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग आवश्यक था। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल की सलाह पर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार की ओर से एक घोषणा की, जिसमें युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कही गई। वायसराय की इस घोषणा से भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, अतः गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब जापान धुरी राष्ट्रों की ओर से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को जीतते हुए भारत की ओर बढ़ना प्रारंभ किया, तब देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थापित कर दिया। उधर युद्ध में धुरी राष्ट्र निरंतर सफलताएं प्राप्त करते जा रहे थे, और जब जापान ने मार्च 1942 में रंगून पर अधिकार कर लिया, तब भारतीय सीमा पर खतरा उत्पन्न हो गया और ब्रिटिश सरकार जापान के बढ़ते हुए खतरे के विरुद्ध भारतीयों का सक्रिय सहयोग चाहती थी। और भारतीयों का सक्रिय सहयोग तभी प्राप्त हो सकता था जबकि भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। अतः ब्रिटिश सरकार ने अपने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारतीयों से बातचीत करने के लिए भारत भेजा। क्रिप्स के बारे में यह एक आम धारणा थी कि भारतीय आकांक्षाओं के प्रति उनके मन में सहानुभूति के भाव थे। पंडित नेहरू से उनकी व्यक्तिगत मित्रता थी, अतः दोनों पक्षों अंग्रेजों और भारतीयों को आशा थी कि शीघ्र ही भारत के संबंध में कोई सम्मानजनक समझौता हो जाएगा। किंतु यह दोनों का दुर्भाग्य था कि क्रिप्स जैसे उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ और वार्ताकर्ता को भारत में असफलता का सामना करना पड़ा। भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए और भारतीय संविधान सभा द्वारा एक संविधान के निर्माण की बात क्रिप्स के द्वारा कही गई। इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। क्रिप्स मिशन पर हम आगे और चर्चा करेंगे।